कहानी की शुरुआत एक ऐसे समय से होती है जब पूरी दुनिया एक बड़े संकट का सामना कर रही होती है। लोगों को बताया जाता है कि समुद्रों में रहने वाली लाखों मछलियां खत्म हो चुकी हैं। इसकी वजह एक खतरनाक बैक्टीरियल इन्फेक्शन था जो बर्फीले इलाकों के पिघलने के बाद फैल गया था। खाने की कमी बढ़ती जा रही थी और कई देशों में भूखमरी फैल चुकी थी। हालात इतने खराब हो गए थे कि कई जगहों पर लोग अपनी ही सरकारों के खिलाफ खड़े हो गए थे। धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा था और वैज्ञानिकों को डर था कि आने वाले सालों में हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। लेकिन इस मुश्किल समय में एक देश बाकी दुनिया से थोड़ा अलग था और वह था थाईलैंड। लगभग 10 साल पहले थाईलैंड ने दूसरे देशों से अपने रिश्ते लगभग खत्म कर दिए थे। इसी वजह से वहाँ के हालात कुछ हद तक संभले हुए थे। उनके पास अभी भी खाने पीने के जरूरी संसाधन मौजूद थे, इसलिए वहाँ के लोग बाकी दुनिया की तुलना में बेहतर हालत में थे। इसके बाद कहानी हमें बैंकॉक शहर में ले जाती है, जहाँ हमारी मुलाकात जॉनी नाम के एक आदमी से होती है। जॉनी पहले एक खतरनाक फाइटर हुआ करता था, लेकिन अब वह ट्रक चलाकर सामान पहुँचाने का काम करता है। एक दिन वह अपने साथी के साथ जरूरी सप्लाई लेकर जा रहा होता है। रास्ते में दोनों की बातचीत से पता चलता है कि जॉनी जल्द ही यह नौकरी छोड़ने वाला है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड एक नई जगह जाकर नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। सफर के दौरान उन्हें एक बंद रास्ता मिलता है। वहाँ कई हथियारबंद लुटेरे पहले से मौजूद होते हैं, जिनकी नजर उनके ट्रक में भरे कीमती सामान पर होती है। लेकिन लुटेरों को यह नहीं पता था कि जॉनी कोई आम आदमी नहीं है। जैसे ही बदमाश हमला करते हैं, जॉनी पूरी ताकत के साथ उनका मुकाबला करता है। वह एक एक करके सभी को ढेर कर देता है और कुछ ही देर में पूरा इलाका शांत हो जाता है। इसके बाद हमें थाईलैंड की आम जनता दिखाई जाती है, जो मुश्किल हालात में अपनी जिंदगी गुजार रही होती है। हालांकि यहाँ की स्थिति बाकी देशों से बेहतर थी, फिर भी कुछ खतरनाक गिरोह लोगों को डराते, लूटते और उनकी जिंदगी को और मुश्किल बनाते रहते थे। इधर हम नैन्सी को देखते हैं, जो जॉनी की वजह से काफी परेशान रहती है। उसे हर समय यही चिंता सताती रहती है कि कहीं जॉनी किसी मुसीबत में न फंस जाए। आखिर उसका काम ही इतना खतरनाक था। रास्तों में कभी भी लुटेरे हमला कर सकते थे और एक छोटी सी गलती उसकी जान खतरे में डाल सकती थी। दूसरी तरफ जॉनी और उसका साथी सप्लाई से भरे क्रेट्स लेकर वीएस कॉर्पोरेशन पहुंच जाते हैं। इस कंपनी का मालिक मिस्टर वासु था, लेकिन वहां उनका सामना वासु के असिस्टेंट फ्यूरिज से होता है। फ्यूरिज सामान की जांच करता है और तभी उसकी नजर एक खुले हुए क्रेट पर पड़ती है। लगता था कि रास्ते में हुई लड़ाई के दौरान वह क्रेट खुल गया था। ये देखकर फ्यूरिज उस क्रेट को रिजेक्ट कर देता है। वह क्रेट वापस जॉनी और उसके साथी को दे देता है, लेकिन नुकसान का पैसा उनकी पेमेंट से काट लेता है। यानी सामान तो वापस मिल जाता है, मगर उसके बदले उन्हें अच्छी खासी रकम गंवानी पड़ती है। इसके बाद दोनों वह क्रेट अपने अड्डे पर ले आते हैं। जब वह क्रेट खोलता है तो उसके अंदर एक मछली दिखाई देती है। खाने की कमी के इस दौर में मछली मिलना किसी खजाने से कम नहीं था, इसलिए वह उसे पकाकर खाने का फैसला कर लेता है। उधर फ्यूरिज शहर के कुछ बड़े और अमीर बिजनेसमैन के साथ मीटिंग कर रहा होता है। मिस्टर वासु वहां मौजूद नहीं था, इसलिए सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। वह सभी लोगों को वासु के बिजनेस में निवेश करने के लिए मनाने की कोशिश करता है। वासु पहले लोगों की मदद जरूर करता था, लेकिन उसके पीछे उसका खुद का बिजनेस प्लान भी छिपा हुआ था। वह खाने का व्यापार दूसरे देशों तक फैलाना चाहता था। मीटिंग के दौरान फ्यूरिज उन्हीं क्रेट्स में आई मछलियों को पकवाकर मेहमानों के सामने परोस देता है। वह पूरे विश्वास के साथ कहता है कि ये मछलियां पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन हम जानते हैं कि समुद्रों में खतरनाक बैक्टीरिया फैल चुका था। फिर भी फ्यूरिज सबसे पहले खुद मछली खा लेता है, मगर मछली खाते ही उसके साथ कुछ अजीब होने लगता है। फ्यूरिज की हालत अचानक बहुत खराब हो जाती है। उसकी बॉडी अजीब तरह से रिएक्ट करने लगती है और वह जोर जोर से खून की उल्टियां करने लगता है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। दूसरी तरफ जॉनी अपने घर पहुंचता है। उसके पास उस मछली का एक टुकड़ा भी था जिसे वह अपने साथ लेकर आया था। घर पहुंचकर उसकी मुलाकात नैन्सी से होती है, लेकिन नैन्सी उससे काफी नाराज थी। वह कई बार जॉनी से कह चुकी थी कि वह अपनी खतरनाक नौकरी छोड़ दे, लेकिन उसने अब तक उसकी बात नहीं मानी थी। ऊपर से हाल ही में हुई लड़ाई का निशान भी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। जॉनी नैन्सी को समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि बस एक आखिरी असाइनमेंट बाकी है, उसके बाद वह यह काम हमेशा के लिए छोड़ देगा। नैन्सी पूरी तरह तो नहीं मानती, लेकिन फिलहाल वह ज्यादा बहस नहीं करती, क्योंकि उसे अपनी नौकरी के लिए निकलना था। नैन्सी एक अस्पताल में डॉक्टर थी और रोज की तरह ड्यूटी पर जा रही थी। अस्पताल पहुंचने पर उसकी मुलाकात अपनी साथी डॉक्टर मिंग से होती है। मिंग का एक छोटा बेटा भी था, जिसका नाम बड़ी था। नैन्सी को वहाँ एक जरूरी सर्जरी करनी थी, लेकिन तभी अस्पताल का डायरेक्टर उसके पास आता है। वह कहता है कि उसे तुरंत उसके साथ 10वें फ्लोर पर चलना होगा। नैन्सी मना करती है, क्योंकि एक मरीज उसकी सर्जरी का इंतजार कर रहा था, लेकिन डायरेक्टर बताता है कि मामला बहुत गंभीर
गंभीर है और अगर वह नहीं गई तो सबके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। आखिरकार नैन्सी उसके साथ चली जाती है। वहाँ उसे मिस्टर वासु के पास ले जाया जाता है। मिस्टर वासु की पत्नी काफी समय से बीमार थी और उसी अस्पताल में भर्ती थी। रास्ते में नैन्सी की नजर फ्यूरिज पर पड़ती है, जिसकी हालत अब पहले से भी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। उसे तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जा रहा था। मिस्टर वासु नैन्सी से एक सलाह लेना चाहता था। उसने एक मछली का लीवर संभाल कर रखा हुआ था। उसका मानना था कि अगर यह लीवर उसकी पत्नी को खिला दिया जाए तो वह ठीक हो सकती है, लेकिन इस बात का कोई वैज्ञानिक सबूत मौजूद नहीं था, इसलिए नैन्सी इस फैसले से सहमत नहीं होती। उसी समय इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर फ्यूरिज को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उसके मुंह से लगातार खून निकल रहा था और वह बेकाबू होता जा रहा था। फिर अचानक उसकी धड़कन रुक जाती है और कुछ ही पलों बाद डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। उसकी बॉडी के पास एक नर्स खड़ी होती है। सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन तभी अचानक फ्यूरिज एकदम से फिर से उठ बैठता है, मगर इस बार वह पहले जैसा इंसान नहीं था। वह एक खतरनाक ज़ॉम्बीज़ में बदल चुका था। उसी समय नैन्सी और अस्पताल का डायरेक्टर भी वहाँ पहुँच रहे होते हैं। जैसे ही उनकी नजर फ्यूरिज पर पड़ती है, वे हैरान रह जाते हैं। फ्यूरिज पागलों की तरह डॉक्टरों पर हमला कर रहा था। वह किसी जंगली जानवर की तरह लोगों को पकड़ने और काटने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही सेकंड में पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच जाती है। दूसरी तरफ जॉनी अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। तभी रेडियो पर एक इमरजेंसी न्यूज प्रसारित होती है। खबर में बताया जाता है कि शहर के अस्पताल में कोई बड़ी मुसीबत आ गई है। ये सुनते ही जॉनी का दिल घबरा जाता है, क्योंकि नैन्सी भी उसी अस्पताल में काम करती थी। बिना देर किए वह तुरंत अस्पताल की तरफ निकल पड़ता है। जब जॉनी अस्पताल पहुंचता है तो वहां पहले से ही भारी भीड़ जमा हो चुकी होती है। बहुत से लोगों के परिवार वाले अस्पताल के अंदर थे, जबकि कुछ लोग वहीं काम भी करते थे। हर कोई डरा हुआ था और अपने अपनों की खबर जानना चाहता था। दूसरी तरफ सेना के जवान लोगों को शांत रखने की कोशिश कर रहे थे ताकि हालात और खराब न हो। अस्पताल के बाहर एक बड़ा कंटेनर भी रखा हुआ था, जिसमें खाने का सामान मौजूद था। कुछ सैनिक उसकी जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक अस्पताल की ऊंची खिड़की से एक डॉक्टर नीचे जमीन पर आ गिरती है। एक सैनिक उसकी मदद करने के लिए पास जाता है, लेकिन अगले ही पल वह डॉक्टर उस पर झपट पड़ती है। दरअसल वह भी ज़ॉम्बीज़ में बदल चुकी थी। वह सैनिक को काट लेती है और यह देखकर बाकी लोग घबरा जाते हैं। हालात तेजी से बिगड़ने लगते हैं। डर के मारे सैनिक उस डॉक्टर के सिर में गोली मार देता है। इसी दौरान कंटेनर के अंदर भी कई ज़ॉम्बीज़ भाई लोग छिपे हुए मिलते हैं, जिन्हें सैनिक मार गिराते हैं। अस्पताल से बाहर निकल रहे लोगों को सेना बार बार चेतावनी देती है कि वे वापस अंदर चले जाएं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता। जब भीड़ काबू से बाहर होने लगती है तो सैनिक मजबूर होकर फायरिंग शुरू कर देते हैं और पूरा इलाका चीख पुकार से भर जाता है। यह सब देखकर जॉनी एक पल भी बर्बाद नहीं करता और सीधे अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ता है। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, उसे किसी भी कीमत पर नैन्सी को बचाना था। जैसे ही वह अस्पताल के अंदर पहुंचता है, उसके होश उड़ जाते हैं। हर तरफ चीखें गूंज रही थीं और पूरा अस्पताल डर और अफरा तफरी से भर चुका था। अस्पताल का सिक्योरिटी गार्ड लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब हालात उसके हाथ से निकल चुके थे। तभी कुछ लोग जान बचाकर उसकी तरफ भागते हुए आते हैं। उनके पीछे कई ज़ॉम्बीज़ भाई लोग पड़े हुए थे। गार्ड उन्हें रोकने के लिए टेजर का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। दूसरी तरफ हालात हर मिनट और भी खराब होते जा रहे थे। अस्पताल के अंदर कई लोग ज़ॉम्बीज़ भाई लोग में बदल चुके थे। जो अभी तक इंसान थे, उन पर लगातार हमले हो रहे थे। एक बार किसी को काट लिया जाता तो कुछ समय बाद वह भी उन्हीं की तरह बन जाता। वही संक्रमित मछलियां इस पूरी तबाही की असली वजह थीं। उधर नैन्सी एक कमरे के अंदर छुपी हुई थी। उसके साथ अस्पताल का डायरेक्टर भी मौजूद था। डायरेक्टर को पहले ही काटा जा चुका था, लेकिन नैन्सी को अभी तक इस बात का पता नहीं था। उसे यह भी नहीं मालूम था कि यह संक्रमण काटने से दूसरे लोगों तक फैल रहा है, इसलिए वह पूरी तरह बेखबर होकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। कुछ देर बाद नैन्सी की नजर उस जगह पर पड़ती है जहां डायरेक्टर पहले लेटा हुआ था, लेकिन अब वह वहां नहीं था। यह देखकर वह घबरा जाती है। जब वह थोड़ा आगे बढ़कर देखती है तो उसकी सांसें रुक जाती हैं। डायरेक्टर एक लाश को नोच नोच कर खा रहा था। वह भी अब ज़ॉम्बीज़ में बदल चुका था। अगले ही पल डायरेक्टर नैन्सी को देख लेता है और उसकी तरफ झपट पड़ता है। नैन्सी किसी तरह अपनी जान बचाकर कमरे से बाहर निकल जाती है। वह पूरी ताकत से भाग रही होती है कि तभी अस्पताल के स्पीकर से एक आवाज सुनाई देती है। यह जॉनी था जो उसे पुकार रहा था। जॉनी अस्पताल के अंदर पहुंच चुका था, लेकिन तभी अचानक पूरे अस्पताल की लाइटें बंद हो जाती हैं। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। नैन्सी जॉनी की आवाज तो सुन लेती है, लेकिन अंधेरे और अफरा तफरी की वजह से वह उसे जवाब नहीं दे पाती। अब किसी को नहीं पता था कि कौन कहां मौजूद है। हालात हर सेकंड और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे थे। इसके बाद हमें पूरे अस्पताल का नजारा दिखाया जाता है। इमारत के लगभग हर हिस्से में
ज़ॉम्बीज़ भाई लोग फैल चुके थे। कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बची थी। उधर जॉनी लगातार आगे बढ़ रहा था। जो भी ज़ॉम्बीज़ उसके रास्ते में आते, वह उनसे लड़ता हुआ नैन्सी तक पहुंचने की कोशिश करता। उसके लिए अब सबसे जरूरी चीज नैन्सी को जिंदा बाहर निकालना था। इसी दौरान हमें बड़ी दिखाई देता है, जो मिंक का छोटा बेटा था। वह अकेला ही जान बचाकर भागते भागते फ्रैक्चर सेक्शन के एक कमरे में पहुंच गया था, लेकिन वहां भी खतरा उसका पीछा नहीं छोड़ता। एक ज़ॉम्बीज़ के पीछे आ जाता है। वह एक हैंगिंग स्लिंग में उलझा हुआ था, इसलिए शुरुआत में बड़ी तक नहीं पहुंच पाता, मगर कुछ ही देर बाद उसका वजन बढ़ने से स्लिंग टूट जाती है। मजेदार बात यह थी कि यह फ्रैक्चर वार्ड था, जहां टूटे हुए हाथ पैर वाले मरीज आते थे, और अब वहीं ज़ॉम्बी रेंगते हुए बड़ी की तरफ बढ़ रहा था। तभी वहां जॉनी पहुंच जाता है और सही समय पर बड़ी की जान बचा लेता है। लेकिन कमरे में सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई ज़ॉम्बीज़ भाई लोग मौजूद थे। जॉनी एक एक करके उन पर हमला करता है, लेकिन वे बार बार उठ जाते हैं। तभी बड़ी उसे बताता है कि उनके सिर पर हमला करना होगा। जॉनी उसकी बात मानता है और सीधे उनके सिर को निशाना बनाता है। इस बार तरीका काम कर जाता है। कुछ ही देर में सभी ज़ॉम्बीज़ भाई लोग खत्म हो जाते हैं और कमरा सुरक्षित हो जाता है। इसके बाद जॉनी वहां से जाने लगता है, लेकिन बड़ी उससे अपनी माँ मिंक को ढूंढने में मदद मांगता है, जो तीसरी मंजिल पर थी। जब जॉनी नैन्सी के बारे में पूछता है तो बड़ी बताता है कि वह उसे जानता है, इसलिए दोनों साथ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ सेना अस्पताल के अंदर टाइम बम लगा देती है, ताकि पूरी इमारत को उड़ाकर संक्रमण को यहीं खत्म किया जा सके। उसी समय नैन्सी सिक्योरिटी रूम की तरफ बढ़ रही होती है। चाबी एक सिक्योरिटी गार्ड के पास थी, जो अब संक्रमित हो चुका था। काफी मुश्किलों के बाद नैन्सी चाबी हासिल कर लेती है और उस संक्रमित गार्ड से बचते हुए आखिरकार सिक्योरिटी रूम के अंदर पहुंच जाती है। सिक्योरिटी रूम में पहुंचकर नैन्सी कैमरों की मदद से पूरे अस्पताल का हाल देखती है। लोग मारे जा चुके थे और ज़ॉम्बीज़ भाई लोग पूरे अस्पताल में घूम रहे थे। ये सब देखकर नैन्सी बेहद भावुक हो जाती है, क्योंकि जिस जगह वह लोगों की जान बचाने का काम करती थी, वही जगह अब मौत का अड्डा बन चुकी थी। उधर जॉनी और बड़ी तीसरी मंजिल पर पहुंचते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि मिंक और नैन्सी की ड्यूटी तो 5वीं मंजिल पर थी। ये सुनकर दोनों तुरंत ऊपर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक हैंडीकैप ज़ॉम्बीज़ दिखाई देता है, जो अपनी व्हीलचेयर से नीचे गिर चुका था। उसे देखकर बड़ी को हंसी आ जाती है और वह जोर से हंस पड़ता है। बड़ी की आवाज सुनते ही आसपास छिपे कई ज़ॉम्बीज़ भाई लोग उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। यह देखकर जॉनी और बड़ी तुरंत भागते हैं और पास के एक कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। वहां एक बुजुर्ग मरीज कोमा में पड़ा हुआ था और उसका बेटा भी उसके पास बैठा था। वह काफी देर से इस डरावने माहौल में फंसा हुआ था और अब पूरी तरह उम्मीद हार चुका था। वह आदमी जॉनी से कहता है कि यहाँ से बच निकलना लगभग नामुमकिन है। उसे यकीन हो चुका था कि जल्द या देर से ज़ॉम्बीज़ भाई लोग उन तक पहुंच ही जाएंगे, इसीलिए वह एक दर्दनाक फैसला लेता है। वह खुद को बेहोशी का इंजेक्शन लगा लेता है और अपने कोमा में पड़े पिता के पास जाकर लेट जाता है। वह अपने आखिरी पल अपने पिता के साथ बिताना चाहता था। बड़ी ये सब चुपचाप देख रहा होता है। तभी जॉनी को 5वीं मंजिल तक पहुंचने का एक रास्ता दिखाई देता है। वह एक पाइप का सहारा लेकर ऊपर चढ़ने का फैसला करता है। बड़ी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा टूट जाता है और कई ज़ॉम्बीज़ भाई लोग अंदर घुस आते हैं। वे उस पिता और बेटे पर टूट पड़ते हैं और कुछ ही पलों में उन्हें बुरी तरह नोच डालते हैं। ये डरावना मंजर देखकर बड़ी और जॉनी तेजी से ऊपर चढ़ने लगते हैं, लेकिन खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही बड़ी एक मंजिल के पास पहुंचता है, अचानक खिड़की के अंदर से एक ज़ॉम्बी उस पर झपट पड़ता है। बड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है, वह हवा में लटक जाता है। नीचे गहरी ऊंचाई थी और जरा सी गलती उसकी जान ले सकती थी। जॉनी की मदद से ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ नैन्सी सिक्योरिटी रूम में लगे सीसीटीवी कैमरों को देख रही होती है। तभी उसकी नजर मिस्टर वासु पर पड़ती है। हैरानी की बात यह थी कि पूरे अस्पताल में तबाही मची हुई थी, लेकिन वासु अपनी पत्नी के साथ एक सुरक्षित वार्ड में आराम से मौजूद था। उधर जॉनी और बड़ी आखिरकार 5वीं मंजिल पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही बड़ी की नजर अपनी माँ मिंक पर पड़ती है। मिंक एक कोने में डरी सहमी बैठी हुई थी। अपनी माँ को देखते ही बड़ी दौड़कर उसके गले लग जाता है। मिंक अपने बेटे को तुरंत उसका इनहेलर देती है, क्योंकि उसे अस्थमा की समस्या थी। इसके बाद वह जॉनी को बताती है कि नैन्सी 5वीं मंजिल पर नहीं है। अस्पताल का डायरेक्टर उसे अपने साथ 10वीं मंजिल पर लेकर गया था। यह सुनकर जॉनी और भी ज्यादा बेचैन हो जाता है, क्योंकि उसे अब नैन्सी तक पहुंचने के लिए और ऊपर जाना था। बातों बातों में जॉनी मिंक से पूछता है कि वह उसके बारे में इतना सब कैसे जानती है। इस पर मिंक मुस्कुराकर बताती है कि नैन्सी अक्सर उसके बारे में बातें करती रहती थी। यह सुनकर जॉनी के चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। मिंक धीरे धीरे अपनी बांह दिखाती है, जहां काटे जाने का निशान साफ नजर आ रहा था। उसे भी ज़ॉम्बीज़ भाई लोग ने काट लिया था और वह जानती थी कि जल्द ही वह संक्रमित हो जाएगी। इसलिए वह जॉनी से विनती करती है कि वह बड़ी को अपने साथ ले जाए और उसका ख्याल रखे। बड़ी अपनी माँ को छोड़कर जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन मिंक जानती थी कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए वह बार बार बड़ी को वहां से जाने के लिए कहती है। आखिरकार जॉनी मजबूरी में बड़ी को अपने साथ ले जाने लगता है, क्योंकि वह जानता था
कि यही उसकी जान बचाने का एकमात्र रास्ता है। लेकिन बड़ी अचानक जॉनी के हाथ पर काट लेता है और खुद को छुड़ाकर अपनी माँ के पास भाग जाता है। मगर जब वह वहाँ पहुँचता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी माँ अब पहले जैसी नहीं रही थी, वह भी ज़ॉम्बीज़ भाई लोग में बदल चुकी थी। ये देखकर बड़ी बुरी तरह डर जाता है और रोने लगता है। उसी समय आसपास और भी ज़ॉम्बीज़ भाई लोग जमा होने लगते हैं। हालात को समझते हुए जॉनी तुरंत बड़ी को उठाता है और वहाँ से निकलने लगता है। बड़ी लगातार अपनी माँ के पास जाने की जिद कर रहा था, लेकिन जॉनी उसे अपने कंधे पर लाद कर आगे बढ़ता रहता है। रास्ते में आने वाले हर ज़ॉम्बीज़ से लड़ते हुए वह किसी तरह आगे का रास्ता बनाता है। दूसरी तरफ नैन्सी आखिरकार मिस्टर वासु की पत्नी वाले वार्ड तक पहुंच जाती है। डरी हुई नैन्सी उनसे मदद मांगती है। वासु उसे अंदर आने देता है और कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसके मुताबिक जल्द ही लोग उन्हें बचाने आने वाले थे। उधर अस्पताल के बाहर सेना के बड़े अधिकारी हालात पर नजर रख रहे थे। तभी एक जनरल साफ शब्दों में आदेश देता है कि किसी भी कीमत पर मिस्टर वासु और उनकी पत्नी को सुरक्षित बाहर निकालना होगा। यहीं से पता चलता है कि वासु कितना ताकतवर और अमीर आदमी था। पूरे अस्पताल में हजारों लोग फंसे हुए थे, लेकिन सेना की सबसे बड़ी चिंता सिर्फ उसे बचाना थी। दूसरी तरफ वासु अपनी पत्नी के पास बैठा था, जिसकी खून की बोतल लगभग खत्म होने वाली थी। तभी पता चलता है कि वह पिछले 5 सालों से एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है। वासु नैन्सी से मदद मांगता है और वादा करता है कि अगर वह उसकी पत्नी को बचाने में मदद कर दे तो वह उसे भी सुरक्षित अस्पताल से बाहर निकलवा देगा। ये काम बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन फिर भी नैन्सी ब्लड बैंक की तरफ जाने का फैसला करती है। हालांकि वहां तक पहुंचने के रास्ते में कई खतरनाक ज़ॉम्बीज़ भाई लोग उसका इंतजार कर रहे थे। उधर जॉनी और बड़ी लगातार अस्पताल के अंदर आगे बढ़ रहे होते हैं। रास्ते में बड़ी जॉनी से पूछता है कि अगर वे यहाँ से जिंदा बाहर निकल गए तो वह कहाँ जाएगा और आगे क्या करेगा। इस पर जॉनी मुस्कुराकर कहता है कि वह उस दूसरे शहर में जाएगा जहाँ नैन्सी हमेशा से जाना चाहती थी। दोनों आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी जॉनी की जेब से एक अंगूठी नीचे गिर जाती है। ये वही अंगूठी थी जिसे वह नैन्सी को देने वाला था। जॉनी उसे उठाकर संभाल लेता है। तभी उसकी नजर दूर नैन्सी पर पड़ती है। वह ब्लड बैंक की तरफ जा रही थी, लेकिन उसके पीछे कई ज़ॉम्बीज़ भाई लोग लगे हुए थे। ये देखकर जॉनी बिना समय गंवाए उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ता है। जॉनी एक एक करके रास्ते में आने वाले ज़ॉम्बीज़ भाई लोग को खत्म करने लगता है। दूसरी तरफ सेना भी अस्पताल के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। उनके पास बहुत कम समय बचा था। अस्पताल में लगाया गया बम जल्द फटने वाला था, इसलिए उन्हें किसी भी हालत में मिस्टर वासु और उसकी पत्नी को सुरक्षित बाहर निकालना था। इसी बीच जॉनी की नजर नैन्सी पर पड़ती है। दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं, लेकिन उनके बीच एक शीशे की दीवार थी। नैन्सी के पीछे एक खतरनाक ज़ॉम्बीज़ भी मौजूद था। दोनों एक दूसरे को देखकर राहत महसूस करते हैं। उधर सेना आखिरकार मिस्टर वासु तक पहुंच जाती है। वे सबसे पहले उसकी पत्नी को खून चढ़ाते हैं और फिर उसे लेकर वहां से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। यहीं पर सच्चाई सामने आती है। लगता था कि वासु को पहले से पता था कि सेना उसकी पत्नी के लिए खून लेकर आने वाली है, फिर भी उसने नैन्सी को जानबूझकर खतरे के बीच भेज दिया। उसने सिर्फ अपनी और अपनी पत्नी की परवाह की थी। दूसरों की जान उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। उसी समय एक ज़ॉम्बी नैन्सी पर हमला करने वाला होता है, लेकिन ठीक वक्त पर बड़ी वहां पहुंच जाता है और उसके ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर चला देता है। सफेद धुएं की वजह से ज़ॉम्बीज़ कुछ पल के लिए भ्रमित हो जाता है। हालांकि खतरा अभी भी टला नहीं था। तभी जॉनी वहां पहुंच जाता है और उस ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर देता है। इसके बाद आखिरकार जॉनी और नैन्सी एक दूसरे से मिल जाते हैं। दूसरी तरफ सेना के जवान धीरे धीरे अस्पताल के अंदर रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। वे एक एक करके ज़ॉम्बीज़ भाई लोग को खत्म कर रहे थे, लेकिन हालात अभी भी बहुत खतरनाक थे। इसी दौरान एक ज़ॉम्बी हमला करके एक पैरामेडिक को मार देता है। यह देखकर मिस्टर वासु समझ जाता है कि अब उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं, इसलिए वह सैनिकों से कहता है कि वे नैन्सी को भी अपने साथ ले चलें। उधर नैन्सी जब सैनिकों को देखती है तो उसे लगता है कि वे उसे और बाकी लोगों को बचाने आए हैं, लेकिन जॉनी को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वह बाहर जाकर हालात देखने की कोशिश करता है। तभी सैनिक उसे देखते ही गोली मार देते हैं। उनकी असली जिम्मेदारी सिर्फ वासु और उसकी पत्नी को बचाना थी, बाकी लोगों की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। इसके बाद सैनिक नैन्सी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन जॉनी अभी जिंदा था। बड़ी उसे उठाने की कोशिश करता है। दर्द में होने के बावजूद जॉनी हार नहीं मानता। वह उठ खड़ा होता है और सैनिकों से भिड़ जाता है। एक एक करके वह कई सैनिकों को हरा देता है। हालांकि उनमें से एक सैनिक काफी ताकतवर था और जॉनी को कड़ी टक्कर दे रहा था। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में वह पूरी ताकत लगाकर उस सैनिक को जोरदार लात मारता है और उसे गिरा देता है।
जाता है। इसके बाद नैन्सी जल्दी से जॉनी को एक वार्ड में ले जाती है और उसकी चोटों का इलाज करने लगती है। इलाज के दौरान जॉनी दर्द से कराह रहा होता है, साथ ही उसे नैन्सी के साथ बिताए हुए पुराने पल भी याद आ रहे थे। इलाज पूरा होने के बाद जॉनी अपनी जेब से वही अंगूठी निकालता है जिसे वह काफी समय से नैन्सी को देना चाहता था। वह कहता है कि अगर वे यहाँ से जिंदा निकल गए तो दोनों उस शहर में जाएंगे जहाँ नैन्सी हमेशा जाना चाहती थी और एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। ये सुनकर नैन्सी भावुक हो जाती है और जॉनी के गले लगकर रोने लगती है। लेकिन तभी बड़ी को बाहर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह जाकर देखता है कि एक घायल सैनिक अब ज़ॉम्बीज़ भाई लोग में बदल चुका है। बड़ी तुरंत यह बात जॉनी को बताता है। जॉनी चालाकी से उस ज़ॉम्बीज़ को कमरे के अंदर फंसा लेता है और उसके ऊपर केरोसिन फेंक देता है। फिर वह उसे आग लगा देता है। मगर इसके बाद एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। आग की वजह से अस्पताल के फायर सेंसर चालू हो जाते हैं और पूरे अस्पताल में पानी बरसने लगता है। कुछ ही मिनटों में हर तरफ पानी फैल जाता है। तभी एक हैरान कर देने वाली बात होती है। जो ज़ॉम्बीज़ भाई लोग पहले मारे जा चुके थे वे दोबारा उठने लगते हैं। इतना ही नहीं, इस बार वे पहले से भी ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहे थे। उधर जॉनी, बड़ी और नैन्सी जान बचाकर आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उनकी मुलाकात मिस्टर वासु से होती है, लेकिन उसकी पत्नी अब इंसान नहीं रही थी। पानी पड़ने के बाद वह भी ज़ॉम्बीज़ भाई लोग में बदल चुकी थी। असल में उसे पहले ही काटा जा चुका था, लेकिन किसी को इसका पता नहीं था। हैरानी की बात यह थी कि वासु अपनी पत्नी को दोबारा चलते फिरते देखकर खुश था, जबकि वह समझ ही नहीं पा रहा था कि वह अब पहले जैसी नहीं रही। नैन्सी वासु को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन तभी कई ज़ॉम्बीज़ भाई लोग उन तक पहुंच जाते हैं। कुछ ही पलों में वे वासु और उसकी पत्नी दोनों पर टूट पड़ते हैं। वासु का अंत वहीं हो जाता है। इसके बाद जॉनी, बड़ी और नैन्सी छत की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन उनके पीछे ज़ॉम्बीज़ भाई लोग की पूरी भीड़ लगी हुई थी। जॉनी फैसला करता है कि वह उन दोनों को आगे भेजेगा और खुद पीछे रुककर ज़ॉम्बीज़ भाई लोग का सामना करेगा। वह चाहता था कि कम से कम नैन्सी और बड़ी सुरक्षित बाहर निकल जाएं। नैन्सी और बड़ी किसी तरह अस्पताल की छत तक पहुंच जाते हैं। वहां एक हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा था। ये हेलीकॉप्टर असल में वासु और उसकी पत्नी को बचाने के लिए भेजा गया था। नैन्सी जल्दी से सैनिकों को पूरी स्थिति समझाती है। जब उन्हें यकीन हो जाता है कि दोनों सुरक्षित हैं, तो वे उन्हें हेलीकॉप्टर में बैठा लेते हैं। लेकिन नैन्सी हेलीकॉप्टर में बैठकर भी चैन से नहीं बैठती। वह सैनिकों से विनती करती है कि वे थोड़ी देर और इंतजार करें, क्योंकि जॉनी अभी भी अस्पताल के अंदर फंसा हुआ है। कुछ बहस के बाद सैनिक मान जाते हैं और कहते हैं कि वे सिर्फ 5 मिनट तक इंतजार करेंगे। उधर जॉनी लगातार ज़ॉम्बीज़ भाई लोग से लड़ते हुए पीछे हट रहा था। तभी उसे एक कार दिखाई देती है जिसके अंदर विस्फोटक सामान भरा हुआ था। जान बचाने के लिए वह जल्दी से कार के अंदर घुस जाता है, लेकिन उसके पीछे पीछे कई ज़ॉम्बीज़ भाई लोग भी कार के अंदर पहुंच जाते हैं। जॉनी समझ जाता है कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा, इसीलिए वह एक छोटा सा धमाका कर देता है। धमाके से कई ज़ॉम्बीज़ भाई लोग खत्म हो जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जॉनी अभी भी जिंदा था। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर में बैठे सैनिकों के पास समय बहुत कम बचा था। बम फटने में सिर्फ कुछ मिनट बाकी थे, इसलिए वे हेलीकॉप्टर उड़ाने की तैयारी करने लगते हैं। इसी बीच जॉनी किसी तरह अस्पताल की छत तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह छत का दरवाजा भी बंद कर देता है ताकि ज़ॉम्बीज़ भाई लोग ऊपर ना आ सकें। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और विस्फोट होने में बस कुछ ही पल बाकी थे। अचानक दर्जनों ज़ॉम्बीज़ भाई लोग दरवाजा तोड़कर छत पर पहुंच जाते हैं। जॉनी आखिरी बार पूरी ताकत से उनका सामना करता है। वह एक एक करके कई ज़ॉम्बीज़ भाई लोग को खत्म करता है, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। हेलीकॉप्टर से ये सब देख रही नैन्सी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे लग रहा था कि अब जॉनी को बचाना नामुमकिन है। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे वहां से दूर जाने लगता है और नैन्सी बेबस होकर जॉनी को आखिरी बार देखती रहती है। कुछ समय बाद कहानी हमें एक नए घर में ले जाती है। वहाँ नैन्सी रहती है और उसके पास जॉनी की दी हुई वही अंगूठी भी मौजूद होती है। बड़ी भी उसके साथ रहता है। ऐसा लगता है कि अब नैन्सी ही बड़ी का परिवार बन चुकी है और उसका ख्याल रख रही है। लेकिन तभी कहानी एक चौंकाने वाला मोड़ लेती है। हमें पता चलता है कि जॉनी अभी भी जिंदा है। किसी तरह वह उस भयानक विस्फोट से बच गया था। अब इसके पीछे कई सवाल खड़े होते हैं। क्या संक्रमित मछली खाने की वजह से उसके शरीर में कोई बदलाव आ गया था? क्या वह एक ऐसा इंसान बन चुका था जो संक्रमण से प्रभावित होकर भी अपनी सोच और याददाश्त संभाल सकता था? या फिर सच्चाई कुछ और थी? फिल्म इसका साफ जवाब नहीं देती और यही रहस्य कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। उम्मीद है आपको आज की ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली शानदार मूवी के साथ।